ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? आज से तकरीबन 25 साल पहले पद्म भूषण अवॉर्डी और सीसीएमबी के डायरेक्टर डॉक्टर पीएम भार्गव ने एक कंसर्न रेज किया था जो साइंटिफिक मिसकंडक्ट हमारी कंट्री में उस समय बढ़ रहा था, जो करप्शन लेवल जो बढ़ रहा था उसको लेके। और 25 साल बाद में इस नए भारत के अंदर क्या सिचुएशन कुछ इंप्रूव हुई है, जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। और आज के इस नए भारत की लिस्ट काफ़ी लंबी है और इस लिस्ट के अंदर बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिन इंस्टीट्यूट पे हम शुमार करते हैं, जिन पे हम गर्व करते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के नाम है। फॉर एग्जांपल, आप आईआईटी गुवाहाटी का नाम इसके अंदर पाएंगे, आप एम्स का नाम इसमें पाएंगे, और यहाँ तक इसरो जैसे इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पर पाएंगे, जहाँ पे फैकल्टी को लेके या साइंटिस्ट को लेके रिक्रूटमेंट में कितना घपला हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में कंप्लेंट फाइल की गई है। जनरली समाज भी मतलब सोसाइटी आईआईटी को काफ़ी रिस्पेक्ट से देखती है। तो जब मैं फैकल्टी बना आईआईटी सिस्टम में, तो कुछ ही समय में मुझे दिखाई देने लगा कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। इनफैक्ट ये सिस्टम में कहा जाए तो केवल जनता को नहीं पता है, बट ये उतना ही करप्ट है जितना कोई और डिपार्टमेंट, कोई और ऑर्गेनाइजेशन। और ये कंप्लेन तो मैं आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बता रहा हूँ। अगर मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लेन बताने लगूंगा या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो कि इतनी फेमस नहीं है, तो मतलब आपको तो एकदम डिप्रेशन ही आ जाएगा कि इस कंट्री में कुछ भी रिक्रूटमेंट एकदम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Recruitments were not done properly, vested interests, and you know all these things. I will look at it from as a sociology problem. Basically, it became a middle class perk, jobs, not for any passionate research that I need a job, security. मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट। और यहाँ पे मैं आज आपको बात करने वाला हूँ कि फैकल्टी या साइंटिस्ट के लेवल पे रिक्रूटमेंट में जो करप्शन होता है। मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस में मैंने बैचलर्स किया था, और वहाँ पे जो जूलॉजी डिपार्टमेंट था, जंतु विज्ञान जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जितनी फैकल्टी थी, जो परमानेंट पोजीशन थी, वो सारे के सारे उन्होंने डीयू से पीएचडी किया था। और आप अपने आप से सवाल पूछ कर देखिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे बहुत सारी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, इसके बावजूद भी जितने भी वहाँ पे फैकल्टी रिक्रूटमेंट हुई थी, और जो मैंने बाकी और कॉलेजेस का भी पूछा, वहाँ पे भी जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो रही थी वो उन लोगों की हो रही थी जिन्होंने डीयू से ही पीएचडी की थी। और अगर जिन्होंने डीयू से पीएचडी नहीं की और उनका फिर भी हुआ है, तो नेचुरली उनका कोई न कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा। ये चीज़ ऐसी है जो कि हम हर समय देखते हैं, हमारे आसपास हो रही होती है, लेकिन हम इस तरह से साइलेंट रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कुछ बोला तो हम बागी बन जाएंगे, हमारा कभी जो है मतलब कभी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, हमें मतलब सिस्टम से भगा दिया जाएगा। तमाम तरह की हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहती है, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से हम सामने देखते हैं कि हमारे हो रहा है, लेकिन हम कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। यही डर सोसाइटी ने पैदा किया हुआ है आप में कि डर के रहो। उनको डर के लिए कोई सिंबल चाहिए होता है, चाहे पुलिस से डरो, चाहे पेरेंट्स से डरो, चाहे टीचर से डरो, पर डर के रहो, क्योंकि जो आदमी डर के रहेगा ना, वो इंडिविजुअल माइंडसेट से सोच नहीं पाएगा। और अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, ग्लोबल लीडर बनने के एस्पिरेशन रखता है, विश्वगुरु बनने के एस्पिरेशंस रखता है, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, तो नेचुरली हमें उन चीज़ों को देखना होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, और उसके साथ में प्रेजेंट में और फ्यूचर में कुछ ऐसे एक्शन लेने होंगे जिससे कि आने वाले 10, 20, 30 साल के अंदर ये सिचुएशन बदले, ना कि कुछ वैसे ही जैसे कि 25 साल पहले जो डॉक्टर पीएम भार्गव ने किया और आज भी वो की वो सिचुएशन परसिस्ट करे। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, रेंडमली करके देखना कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं और जितने भी वहाँ पे फैकल्टी या साइंटिस्ट जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके साथ रिसर्च वगैरह जो भी कर रहे हैं, आप देखना कि उनमें से कुछ ना कुछ इनके कनेक्शन निकल कर आएंगे। और वो कनेक्शन क्या होंगे कि या तो उनके जो सुपरवाइज़र हैं पीएचडी के या पोस्ट डॉक के, वो सुपरवाइज़र बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होंगे, यानी बहुत बिग शॉट होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े प्रोफेसर, ऐसा कुछ जैसे वाइस चांसलर हो गए, कहीं के डायरेक्टर हो गए, कुछ इस तरह का होगा। या फिर जो है वो जो पर्सन है जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है, वो पर्सन कहीं न कहीं या तो CSIR, DBT, UGC या जितनी भी ये फंडिंग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की अलग अलग, वहाँ पे कहीं न कहीं उनका कोई न कोई बुआ, मामा, काका, चाचा, बाबा का लड़का बैठा, कोई न कोई मतलब इंसान बैठा होगा। और या फिर जो है उन्होंने कोई न कोई जो है पॉलिटिकल एक तरह से बैकअप लिया होगा कि वो मतलब कहीं न कहीं पे उनका MLA, MP से कहीं न कहीं कोई न कोई जान पहचान निकाल के, और फिर उसके बाद में उन्होंने एंट्री ली होगी। क्योंकि मैं अंदर का हूँ तो मुझे पता है क्या करते हैं कि इसमें बहुत वैसा होता है कि किसके साथ आपने PhD की है, आपका गाइड कौन है,
वो फॉर एग्जांपल एचओडी का दोस्त है या नहीं है, ये सब इतना इन्फ्लुएंस करता है कि आपका कोई, आप एक तरीके से उस सर्किल का हिस्सा नहीं है और आपका प्रोफाइल बहुत ही एक्सीलेंट नहीं है, मतलब आपसे कम प्रोफाइल वाले लोगों का अगर वो उस नेटवर्क का हिस्सा है तो उसका शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाएगा और उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको कहीं पे ये भी देखने को मिल सकता है कि सामने वाले ने पैसे खिलाए होंगे और उसके बाद में उस सामने वाले का रिक्रूटमेंट हुआ होगा। और माइनर लेवल के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो रिक्रूटमेंट करने वाले लोग थे उन्होंने थोड़ा इस लेवल पे भी फेवर किया कि भाई हम बंगाली है तो बंगाली को रखेंगे, कि हम मराठी है तो मराठी को रखेंगे, साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन को रखेंगे, या फिर मान लो अगर कोई सुंदर लड़की आ रही है, लेडी आ रही है तो हम उसे रखेंगे। तो ये सारी बायसेस भी चलती है, पर मेजर जो बायसेस हैं, जो मैंने आपको सिलेक्शन बताया, आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई न कोई कनेक्शन, कोई न कोई लिंक जरूर मिलेगा। वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। अब होता क्या है कि जो भी यहाँ पे बड़ी पोजीशन पे बैठे होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि अगर हम सिस्टम में हैं तो एक न एक दिन तो हमें रिटायर हो ही जाना है, तो हम क्यों ना किसी बंदे को बैठाएं जो कि एक तरह से मतलब होता है ना, मतलब लीगेसी संभाल सके, एक तरह से हमारा जो है आगे का काम चलाए, और कोई भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो, कुछ भी हो, तो हम इस बंदे पे रिलाय कर सकें। एक और पर्पज़ ये भी होता है कि कल तो मान लो अगर वो खुद करप्ट है, जो कि वो जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठा है, तो वो ऐसे आदमी को रिक्रूट कर रहा होगा जो कि एक तरह का उसका पपेट होगा, यानी कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, सब बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। यानी वो अपना भेजा नहीं चलाए, अपनी किचकिच ना करे, वो इंडिपेंडेंट थिंकर ना हो, बल्कि वो इस तरह का इंसान हो जो कि उनके कहे इशारों पे चल ले, और ना चले तो कम से कम चुपचाप बैठा रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए सिलेक्शन कमेटी के भी सदस्य ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनको अगली बार से नहीं बुलाया जाएगा। और जब ऐसे चाटुकार फाइनली सिस्टम के अंदर आते हैं तो अब आप क्या उम्मीद करोगे कि वो एक बहुत ही क्वालिटी का रिसर्च कर रहे होंगे या क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे होंगे, और कि वो इंसान जो है किसी पीएचडी स्टूडेंट या पोस्ट डॉक या जिसको भी जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसे नहीं सता रहा होगा। इनफैक्ट हो सकता है कि वो लैब या वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में ही प्रॉपर ना आ रहा हो और वो अपने घर पर बैठ के आराम कर रहा हो, तमाशा देख रहा हो, मजे कर रहा हो, क्योंकि उसको तो यही चाहिए ही था कि वो एक गवर्नमेंट जॉब ले और फिर वो मजे की जिंदगी जिए। और मेरी नज़र में जो है ये बॉलीवुड के नेपोटिज्म से भी बुरा है, क्योंकि बॉलीवुड के नेपोटिज्म में तो फिर भी वहाँ पे मान लो अगर बिग बैनर ने किसी ऐसे एक तरह से जैसे एक्टिंग स्किल नहीं है और वो किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का बेटा है या बेटी है, उसको अगर रोल दे भी दिया और अगर उसमें दम नहीं है, बिग बैनर की मूवी मिल भी गई, तो हम लोग जनता डिसाइड कर देते हैं कि भाई इस आदमी में दम नहीं है तो भैया इसको तो हम नहीं सेलेक्ट करने वाले। तो इवेंचुअली वो हमने देखा है कि फाइनली वो निकल गया है, फिर उसके बाद कभी मूवी में नहीं आया। पर यहाँ पे अगर किसी ऐसे आदमी को रिक्रूट कर लिया है जिसमें दम ही नहीं है, और मोस्ट ऑफन देन नॉट यही होता है कि जो चाटुकार किस्म के लोग होते हैं, मैंने तो यही देखा है कि उनको खुद को अपने काम पे या उस पर तो दम होता नहीं है, और वो इसी वजह से चाटते हैं कि भैया हमको किसी न किसी दिन मतलब ये हमें प्रमोशन दे देंगे, हमें कभी आगे बढ़ा देंगे, और वो उसी के चक्कर में लगे रहते हैं। और इवेंचुअली एक दिन जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि अब तो वो उन्हें काम नहीं भी आता, यानी कि वो साइंटिफिक स्किल नहीं भी है, उसके बावजूद भी वो वहीं पे लगे रहेंगे और सैलरी खाते रहेंगे और वहाँ पे उस करप्शन को प्रमोट करते रहेंगे और उस करप्शन में भागीदार बनेंगे। मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। और फिर हम कहते हैं brain drain. According to the US National Center for Biotechnology Information, NCBI, India is the world's biggest exporter of doctors. And this is a disturbing statistic. There is one Indian doctor in the US for every 1,325 Americans, but there's one Indian doctor in India for more than 2,400 Indians. मीम्स शेयर किए जाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि जब चाटुकारों को भरा है तो वो चाटुकार किसी भी इंडिपेंडेंट थिंकर या फिर किसी भी एक स्किल्ड पर्सन को क्यों लाना चाहेगा। We have islands of excellence, but there is a sea of mediocrity in which you are sunk, and that is the statement of situation in India. आप सोच के देखिए कि हम 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं आज़ादी के, लेकिन आपको 75 साइंटिस्ट भी ऐसे याद नहीं होंगे जिन्होंने आज़ादी के बाद में कुछ बहुत ही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट दिया है। 75 छोड़ो, हो सकता है कि आप हार्डली 1 दर्जन साइंटिस्ट के नाम भी ना गिना पाओ, जो कि बहुत ही
शेमफुल है, क्योंकि इतने साल होने के बावजूद में भी हज़ारों रिक्रूटमेंट हुए, अगर आप नंबर्स में बात करो, और हज़ारों रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर्स की होने के बावजूद भी अगर उसमें से कुछ सैकड़ों साइंटिस्ट भी नहीं निकल पाते हैं जिनका वर्ल्ड लेवल पे कुछ नाम होता है, तो फिर मतलब हम क्या ही कर रहे हैं और हमारा सिस्टम क्या ही है। और उनमें से कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने अच्छा किया भी है, जिस पे मैंने वीडियो बनाया भी है आप आम जन लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, उसके बावजूद भी कुछ गलती आपकी भी है कि आप उन लोगों को प्रायोरिटी ही कहाँ दे रहे हो, आप लोग उनको देख ही नहीं रहे हो। आप जाकर देखोगे मेरे उन वीडियोस पे व्यूज़ कितने कम है, जो कि मुझे ये बताता है कि आप बेसिकली कहाँ पे इंटरेस्टेड हो। यानी कि आप अगर किसी ने अच्छा काम किया है जो कि वर्थवाइल काम है, तो अगर आप उन्हें अप्रिशिएशन या उनको एक तरह से एक्नोलेजमेंट ही नहीं दे रहे हो, तो हमारे इंडिया के अंदर कैसे किसी का मोटिवेशन हो सकता है एक अच्छा काम करने का, या देश के लिए कुछ बड़ा रिसर्च करके दिखाने का पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। मतलब ये आपको सोचना चाहिए एज अ व्यूअर। अब शायद आप सोचो कि यार ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग बातें कर रहा है, और ये क्या जेलस है क्या उन लोगों के जो सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैंने कहीं अप्लाई करना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो वैसे भी मेरे एक्सपीरियंस चल रहा है, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है मेरे खुद के जो पीएचडी सुपरवाइजर थे वो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। तो मुझे तो वैसे भी कोई जो है जेलसी वाली कोई बात है ही नहीं कि भाई मैं किसी ऐसे कैंडिडेट नहीं कर पाया जो कि बिग शॉट था। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इवन इफ वो कितना भी उन्होंने अपनी फील्ड में किया हो या उन्होंने कितना भी काम किया हो, ऑन रिकॉर्ड में वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे इस बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट देना चाहे कि भाई तुम उस पीएचडी सुपरवाइजर के स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें रख रहा हूँ, तो मैं कृपया करके कहता हूँ कि आप मुझे ना ही लें। अगर मुझसे कोई ज़्यादा डिजर्विंग मिल जाए, जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया, जो ज़्यादा स्किल्ड है, तो आप उसे रख लें। मेरे को जो है किसी और की सक्सेस की वो जो है वो सीढ़ी बन के और फिर उसके ऊपर अपनी रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको मेरे में दम लगे तो लेना, नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं। But the first question we ask if we meet anybody, where did you do PhD? Who is your boss? As though this fellow has to be judged by the boss. Pedigree is more important in this society, right, from 5,000 years. That is the problem. Why do you bother about my father? You assess me. That we never do that. I am sure many of you have gone through appointments and selections. That's the problem, basic problem. अब ऐसा आता है कि यार अगर ऐसा कुछ है तो फिर कोई इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता। So I raised this issue. After 3 years, they got terminated. Okay, so this is also one of the victories that, you know, if you persist, no matter how much harassment you face, you get you reach somewhere. तो देखो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक बार जो है वो चूहों ने बैठ के मीटिंग की कि यार ये बिल्ली बहुत ही बेकार है और बिल्ली बहुत ही खतरनाक है, जब भी आती है किसी न किसी हमारे चूहे को खा के चली जाती है, तो हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चूहों के जो सरदार है उसने एक तरह से अपना ओपिनियन दिया, अपना एक सॉल्यूशन दिया कि एक्चुअल में अगर हम समहाउ ये पता कर सकें कि बिल्ली जब भी आ रही हो, अगर हमें इसकी सूचना मिल जाए तो हम फटाफट भाग जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो बात आई कि बिल्ली के गले में जो है वो घंटी एक तरह से बांध दी जाए। लेकिन वहाँ पे बात अब ये आ गई कि सॉल्यूशन तो बहुत कारगर है, लेकिन बिल्ली के गले में जो घंटी बांधने जाएगा हो सकता है वो बांध पाए या न बांध पाए, लेकिन उसकी मौत तो पक्की है। तो बस बात यहाँ पे यही है कि हमें पता है कि हम सबको दिख रहा है कि यहाँ पे करप्शन जैसी बिल्ली जो है हर समय इधर उधर घूम रही है, लेकिन इसको जो टैकल करने जाएगा उसे पता होता है कि वो एक तरह से सेक्रीफाइस होना है या फिर उसको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाना है, उसको हो सकता है प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसको हो सकता है जॉब से टर्मिनेट करना पड़ जाए, ये सारी सिचुएशन मिलेगी। और मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। While working there, Dr. Rai tried to expose several corruption allegations in the IIT Guwahati, and he has filed 6 PILs and over 300 RTIs to expose the corruption taking place over there. Due to his actions against the institution, he had been suspended from his job last year on the charges of disciplinary actions. तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है और करप्शन का लेवल जो है वो कितना है कि अगर कोई सही आवाज़ उठा भी रहा है, अगर कोई बात भी कर रहा है तो सही है या गलत ये तो बाद में प्रूव होगा, लेकिन उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना भी जो है ये सही नहीं समझते और उसको कैसे भी रफा दफा कर दिया जाता है और अनशंट कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे एंड इवेंचुअली जो है सामने वाले को या तो रिजाइन करना पड़ेगा या उसे टर्मिनेट कर देंगे। जिस निर्भयता के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ सर ने करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उसे रिवार्ड करने की बजाय बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उन्हें पिछले 7 महीनों से सस्पेंशन पर रखा गया।
सिस्टम के द्वारा किए गए इस हरासमेंट को मैं पूरी तरीके से गलत मानता हूँ। सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो भले टेम्प्रेरी हो या परमानेंट स्टाफ हो, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर होना चाहिए और उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि कभी भी अगर किसी को शक हो या कोई PIL डालता है या कोई RTI डालता है जस्ट टू असेस कि ये एक्चुअल में उनका रिक्रूटमेंट कितना फेयर था, तो वो सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार फिर से अनबायस्ड वे में देखे जा सके एक थर्ड पार्टी के द्वारा, और फिर असेस किया जा सके कि जिस पर्सन का भी रिक्रूटमेंट हुआ है परमानेंट पोजीशन पे या टेम्परेरी पोजीशन पे, जिस पे भी, उसमें एक्चुअल में उस पर्सन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि अक्सर RTI डालने पे ये कह के जस्टिफिकेशन दे दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जो पर्सन भले ही आपको दिख रहा हो कि बहुत अच्छे से क्वालिफाइड था, अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर था, लेकिन वो इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाया, और जो लोअर क्वालिफिकेशन का था उसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तो उसे बाद में इस जस्टिफिकेशन को एक्चुअल में असेस किया जा सकेगा। तो क्या कहेगा कि ये मान लीजिए उनकी प्रोफाइल या कुछ नहीं भी जवाब दे पा रहे इंटरव्यू पैनल में, तो क्या है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। फॉर दैट मैटर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में था और मुझे ऐसा लगा कि शायद करप्शन हो रहा है कहीं पे, बू भी आई मुझे कि जो रिक्रूटमेंट उस समय हो रहे थे, तो मैंने अपने जो सुपरवाइज़र थे उनके सामने ये बात रखी कि मुझे बातें सही नहीं लग रही है। उस बात पे हमारा काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हुआ, लेकिन उन्होंने, वो उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने कभी उस चीज़ को पर्सनली नहीं लिया, लेकिन मैंने कम से कम आवाज़ उठाई और मैंने अपना काम किया। बल्कि रेस्ट ऑफ द लैब जो थी वो चुपचाप बैठी थी, वो कुछ बोलती नहीं थी। उन्हें लगता था कि शायद किसी दिन प्रमोशन मिलेगा या ऐसा कुछ, मतलब ऐसा तो खैर कुछ हुआ नहीं, पर वो एक अलग बात है। पर अपनी आप आवाज़ उठाइए और इवेंचुअली अगर आप स्टूडेंट है तो आपको वैसे भी देयर इज़ नथिंग टू लूज फॉर यू। वैसे भी जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपको आपके काम में दम है तो आपको यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं आपको कोई न कोई रिक्रूट कर लेगा। लेकिन अगर आपको काम में दम नहीं है तो आप हमेशा किसी एक ऐसे पर्सन पे डिपेंडेंट रहोगे जहाँ पे जो है जो आपको कहीं लगवा दे तो आपको हमेशा उसकी चाटनी पड़ेगी। और हमेशा जब, मतलब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, में इतना ब्रूटल और इतना क्रूड नहीं होना चाहता था, लेकिन बट दैट्स द वे इट इज़। और सोचो अगर आपको ये सब करना पड़े तो कितना डिमेनिंग है, कितना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, पर फिर भी जो है आपको करना पड़ेगा। और साइंस वाले लोगों के लिए तो पूरे वर्ल्ड में स्वागत होता है। India is losing its doctors, engineers and entrepreneurs to other countries. सेकेंड थिंग आई वुड से इज कि आप जो भी अपने लैब के काम कर रहे हैं, उसमें जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें ईमानदारी के साथ रहें, यानी कि किसी भी तरह का डेटा मैनिपुलेशन या मतलब इस तरह की चीप और इस तरह की घटिया हरकतें ना करें। क्योंकि ये स्टडी भी बताती है और ये बहुत नेचुरल भी है, कॉमन सेंसिकल है। वैसे स्टडी भी बताती है जो कि ये कहती है कि जो लोग इस तरह से रोज़ के डेली के काम के अंदर जो मैनिपुलेशन या जो अपना ईमानदारी से नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वही लोग होते हैं जो कि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब और इस तरह की पोजीशन के लिए बहुत ही लालायित होते हैं, बहुत ही उत्सुक होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन की स्टार्टिंग आज आपके लैब वर्क से शुरू होती है, और एक दिन जब आप किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे इसी माइंडसेट के साथ में, तो आप वहाँ पे हरामखोरी करेंगे, वहाँ पे जो है आप एक तरह से बिल्कुल कामचोरी वाला काम करेंगे या करप्शन जो है हाईएस्ट लेवल पॉसिबल जो हो सकता है वो कर रहे होंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सिर्फ आपके बुक में पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करना होगा। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे पता है कि इससे लाइफ कितनी सॉर्टेड और कितनी पीसफुल रहती है और कितना इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस रहता है। आपको ज़बरदस्ती किसी के यहाँ पे एक तरह से जी सर, हाँ सर करने की ज़रूरत तो नहीं रहती। एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग इज़ कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे यहाँ वैल्यूज़ जो है वो शायद मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि अगर करप्शन हो रहा है तो देखते रहो या चुपचाप बैठे रहो या फिर पार्टिसिपेट करो। और ये बहुत ही जो है मतलब खतरनाक है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। आज जो मेरा वीडियो देखेगा या आने वाले कुछ टाइम में देखेगा, तो एक जनरेशन बाद कहीं जाके जब वो डायरेक्टर या कहीं पे कुछ वाइस चांसलर या कुछ बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच रहे होंगे, तो वो ऐसे सही लोग वहाँ पे पहुंच रहे होंगे। और फिर कुछ जो है एक सच में मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है कि हाँ हम उस डायरेक्शन में, एक विश्व गुरु बनने की डायरेक्शन जो कि हम सपना लेते हैं, हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।